students, I am Mamta Soni from Kohinoor Kids Academy. Today we will study Bohr atomic model in a 9th class. 9th class में आज हमारा टॉपिक है बोर एटॉमिक मॉडल. बोर एटॉमिक मॉडल से पहले जो मॉडल दिया वो दिया रदरफोर्ड ने. रदरफोर्ड ने एटम के स्ट्रक्चर को काफ़ी वेल डेवलप तरीके से एक्सप्लेन किया, लेकिन रदरफोर्ड के मॉडल का एक मेन ड्रॉबैक था. मेन ड्रॉबैक ये था कि रदरफोर्ड एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया. मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ राउंड करता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल अगर इलेक्ट्रॉन चारों तरफ न्यूक्लियस के राउंड करता है तो वो रेगुलर अपनी एनर्जी को इमिट करेगा और एक मतलब धीरे धीरे किसके पास आता जाएगा, न्यूक्लियस के पास आता जाएगा. और एक कंडीशन ऐसी होगी कि वो न्यूक्लियस के अंदर क्लॉप्स हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है. इलेक्ट्रॉन तो रेगुलर अपने जिस पाथ में है उसी पाथ में, जिस ऑर्बिट में है उसी ऑर्बिट में राउंड करता रहता है. तो इस ड्रॉबैक को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया. तो आगे जो एक्सप्लेनेशन दिया वो दिया रदरफोर्ड के बाद में बोर ने. बोर ने एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए अपने कुछ पोस्टुलेट्स दिए. उन पोस्टुलेट्स को हम स्टडी करेंगे इस फिगर के द्वारा. बोर के एटॉमिक मॉडल को हम इस फिगर के द्वारा अंडरस्टैंड करेंगे कि बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल में एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए क्या क्या पोस्टुलेट्स दिए. इस फिगर के द्वारा हमारे जितने भी पोस्टुलेट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे. बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट्स ये था कि एटम का जो सेंटर पार्ट होता है वहाँ पे प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज के साथ में प्रेजेंट होता है. इस पॉजिटिव चार्ज वाले स्फीयर को बोर ने क्या कहा, न्यूक्लियस कहा. तो फर्स्ट पोस्टुलेट्स जो है वो बोर का जो फर्स्ट पोस्टुलेट्स है वो किसको बताता है, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर यानी कि न्यूक्लियस को बताता है. सेकेंड पोस्टुलेट्स जो है बोर का वो किसको बताता है, वो बताता है ऑर्बिटल को. कहने का मीन्स क्या है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ ये जो हमें सर्कुलर पाथ दिखाई दे रहे हैं, इन सर्कुलर पाथ को बोर ने क्या कहा, शेल कहा या फिर ऑर्बिट कहा. कहने का मीन्स क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक रेगुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करता है. इस सर्कुलर पाथ को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो रेगुलर राउंड करता है. ये था सेकंड पोस्टुलेट्स ऑफ द बोर मॉडल. और थर्ड पोस्टुलेट्स जो है बोर मॉडल का वो क्या था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मतलब एक रेगुलर जो ऑर्बिट है उसके अंदर राउंड करता है. अब न्यूक्लियस के बाहर जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं वो रेगुलर इंक्रीज होते जाते हैं. तो जो और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द एन. एन जो है वो यहाँ पे है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम एन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू जो होती है वो 1 से स्टार्ट होती है. तो न्यूक्लियस के बाहर जो सबसे पहला जो ऑर्बिटल आएगा उसके लिए n की वैल्यू कितनी होगी, 1. अब जो सेकंड ऑर्बिटल आएगा न्यूक्लियस के बाहर उसको हम कहेंगे n की वैल्यू 2. उसके बाद में आ जाएगा n की वैल्यू 3, फिर n की वैल्यू 4. कहने का मीन्स क्या है कि न्यूक्लियस के बाहर धीरे धीरे n की वैल्यू जो होती है वो इंक्रीज होती जाती है. अब ये जो n इज इक्वल टू अगर 1 है तो उसे हम कौन सा शेल कहेंगे, इसको भी हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. तो बोर ने कहा कि अगर n की वैल्यू 1 है तो उसे आप कहेंगे k ऑर्बिटल. n की वैल्यू अगर 2 है तो आप उसे कहेंगे l ऑर्बिटल. n की वैल्यू अगर 3 है तो आप उसे कहेंगे m ऑर्बिटल. और n की वैल्यू अगर 4 है तो उसे आप कहेंगे n ऑर्बिटल. तो कहने का मीन्स क्या है, जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे नंबर ऑफ ऑर्बिटल भी इंक्रीज होते जाते हैं. जैसे कि n की वैल्यू अगर 1 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना है, ओनली 1 ही तो है. अगर n की वैल्यू 2 हो जाती है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो जाते हैं, 2, 1 और 2. n की वैल्यू 3 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो जाते हैं, 1, 2, 3. तो इस तरीके से उन्होंने क्या दिए, पोस्टुलेट्स दिए. और अगर मान लीजिए कि यहाँ पे n की वैल्यू अगर 1 है तो ये जो n की वैल्यू 1 पे जो भी ऑर्बिटल होगा वो कहलाएगा लीस्ट एनर्जी लेवल. यहाँ पे एनर्जी जो लेवल है इलेक्ट्रॉन का वो सबसे कम होगा. जहाँ पे n की वैल्यू सबसे ज़्यादा है वहाँ पे हम कह सकते हैं हाइयर एनर्जी लेवल. अगर n जैसे कि मान लीजिए n की वैल्यू 4 है तो इसे हम कहेंगे हाइयर एनर्जी लेवल. और n की वैल्यू अगर 1 है तो उसे हम कहेंगे लोअर एनर्जी लेवल. अब जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं n की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू 2 है, तो 2 और 3 में हाइयर एनर्जी लेवल कौन है, 3, और 2 क्या है, लोअर एनर्जी लेवल.
लेकिन जो n इज इक्वल टू 1 है उसकी एनर्जी सबसे कम है, इसलिए हम उसको कहेंगे लीस्ट एनर्जी लेवल। तो अब हम इसके क्या करेंगे, इन पोस्टुलेट्स को स्टडी करेंगे। फर्स्ट पोस्टुलेट्स है द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, यानी कि जो न्यूक्लियस है वो सबसे सेंटर में होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। सेकेंड पोस्टुलेट है द इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस विद फिक्स रेडियस एंड एनर्जी। इस पोस्टुलेट से रदरफोर्ड की का जो ड्रॉबैक था वो यहीं पे दूर हो जाता है। रदरफोर्ड को जो है वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उसका सबसे मेन रीज़न ये था कि उन्होंने उसका रीज़न ही नहीं बताया। रीज़न ये था कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में राउंड करता है उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की रेडियस और एनर्जी दोनों फिक्स होती हैं, जिसकी वजह से वो कांस्टेंट एनर्जी के साथ में मूवमेंट करता है। दिस पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट या फिर एनर्जी लेवल। द ऑर्बिट आर रिप्रेजेंटेड बाय एन। थर्ड पोस्टुलेट्स क्या था, उन्होंने क्या बताया कि जो ऑर्बिटल्स हैं उनको हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, एन के द्वारा। द वैल्यू ऑफ एन इज ऑलवेज एन इंटीजर लाइक 1 2 3 4, यानी कि एन की वैल्यू कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होती, एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है। और जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स या फिर जैसे जैसे ऑर्बिटल्स के नंबर्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ये एन की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाती है। एंड दे आर शो बाई KLMN रेस्पेक्टिवली। कहने का मीन्स है अगर एन की वैल्यू 1 है तो ऑर्बिटल होगा K, एन की वैल्यू 2 है तो ऑर्बिटल L, 3 है तो M हो जाएगी और 4 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, N। ये थे 3 पोस्टुलेट्स ऑफ द बोर एटॉमिक मॉडल। इसके अलावा जो और पोस्टुलेट्स था वो क्या बताता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन कब तो एनर्जी गेन करता है और कब एनर्जी वो इमिट करता है। देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर सबसे लोवेस्ट एनर्जी लेवल में है, अगर वो लोवेस्ट से हाई में जाएगा तो वो एनर्जी को गेन करेगा, क्योंकि अगर किसी भी ऑर्बिटल के लिए एन की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो उसके लिए एनर्जी लेवल भी क्या है, ज़्यादा। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो कब एनर्जी गेन करेगा, अगर वो लोअर स्टेट से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा तो वो एनर्जी को हमेशा गेन करता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आएगा तो वो हमेशा एनर्जी को क्या करेगा, इमिट करेगा। नेक्स्ट पोस्टुलेट इसी पॉइंट को एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट पोस्टुलेट्स है अकॉर्डिंग टू बोर देयर इज नो चेंज इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रिवॉल्विंग इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट, कि किसी भी ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट मूवमेंट करता है उसकी एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होती, यानी कि उसकी एनर्जी हमेशा फिक्स होती है। जैसे कि मान लीजिए अगर इलेक्ट्रॉन है वो K ऑर्बिटल में है तो वो K में ही रहेगा, L में है तो L में ही रहेगा, जब तक कि वो उसको एनर्जी बाहर से या तो उसको वो गेन नहीं करता या फिर वो एनर्जी को लूज़ नहीं करता, तब तक वो किसी भी ऑर्बिटल में एक से दूसरे ऑर्बिटल में मूवमेंट नहीं करेगा। नेक्स्ट पोस्टुलेट है व्हेन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी, अगर एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, या हम ये कह सकते हैं एनर्जी को हम ऐड करते हैं, देन इट मूव फ्रॉम लो टू हायर एनर्जी लेवल। एंड नेक्स्ट बताता है इफ इलेक्ट्रॉन रिलीज एनर्जी देन इट मेक मूव फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी लेवल। अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रिलीज करता है तो वो हायर से लोअर एनर्जी लेवल में क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। तो ये थे मेन पोस्टुलेट्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। बोर एटॉमिक मॉडल के जो पोस्टुलेट्स है उनके पोस्टुलेट्स देने के बाद में उसके मॉडल्स के कुछ ड्रॉबैक भी थे। वो ड्रॉबैक क्या थे कि फर्स्ट ड्रॉबैक था कि बोर कुड नॉट एक्सप्लेन द एटम ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि बोर ने केवल उन्हीं एटम को एक्सप्लेन किया जिनका एटॉमिक नंबर कितना था, 1, यानी ओनली हाइड्रोजन को एक्सप्लेन किया, हाइड्रोजन की ही इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया, और अदरवाइज किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को उसने एक्सप्लेन नहीं किया। तो ये उसके क्या हो गए, ड्रॉबैक हो गए। सेकेंड ड्रॉबैक ये था कि दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन दी फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बाई एटम, और ना ही बोर ये बता पाया कि एटम जो है वो आपस में मतलब कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल फॉर्मेशन क्यों करते हैं। ये बोर मॉडल की क्या थे, मेन ड्रॉबैक थे, जिनको बोर जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये हमारे एटॉमिक मॉडल में सबसे लास्ट मॉडल था। अब हमने 4 एटॉमिक मॉडल्स स्टडी किए थे। डाल्टन एटॉमिक मॉडल, डाल्टन के बाद में हमने स्टडी किया था थॉमसन के बाद में हमने स्टडी किया था रदरफोर्ड के बाद में हमने लास्ट स्टडी किया है बोर एटॉमिक मॉडल। इन एटॉमिक मॉडल से जो क्वेश्चंस हैं वो हम अभी एक्सरसाइज में मैं आपको मतलब प्रोवाइड करवा रही हूँ। इन क्वेश्चंस को आपको सेल्फ अटेम्प्ट करने हैं, और अगर किसी बच्चे को इसमें से कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे कंसल्ट कर सकता है।
एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड मैंने आपको ये सभी क्वेश्चंस हैं, इन सभी क्वेश्चंस को आप सेल्फ अटेम्प्ट करेंगे। ये क्वेश्चंस जो हैं वो आप मतलब आसानी से इजीली आप कर सकते हैं। इस क्वेश्चंस में एक आपके लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको लाइक एक न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल में जैसे मान लें किसी बच्चे ने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो इस न्यूमेरिकल में आपको बताया गया है कि हीलियम एटम हैज़ एन एटॉमिक मास ऑफ 4 म्यू एंड 2 प्रोटॉन्स इन दी न्यूक्लियस। मतलब न्यूमेरिकल ये कह रहा है कि हीलियम एटम है, उसका एटॉमिक मास है 4 और उसके पास में कितने प्रोटॉन्स हैं, 2 प्रोटॉन्स हैं। हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स डज इट हैव, तो इसके पास में कितने न्यूट्रॉन्स होंगे। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक न्यूमेरिकल एक फार्मूला बताया था, फार्मूला था A = n+z, जो जिसमें मैंने आपको बताया था कि A जो है वो एटॉमिक मास को बताता है, n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को बताता है और z वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर आप कह सकते हो एटॉमिक नंबर को बताता है। इस फार्मूले में आपको जो वैल्यू दी गई है वो वैल्यू यहाँ पे रखनी है और आपको आंसर बताने हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे। आपसे न्यूट्रॉन पूछे गए हैं, आपको एटॉमिक मास की वैल्यू रखनी है, z की वैल्यू रखनी है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वैल्यू आपको सॉल्व करनी है। एटॉमिक मास की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 4, जो z है वो यहाँ पे प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो कितने आ जाएंगे 2 और इससे आपको n की वैल्यू सॉल्व करनी है। और ये सभी क्वेश्चंस आपको सेल्फ अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम स्टडी करेंगे अपना सब पार्टिकल्स या सम एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम।